गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पीडीए के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्विक रिव्यू करूँगे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 क्वेश्चन देखेंगे। और जो अपकमिंग क्री एग्ज़ाम है या एजीपी यूपीपीएससी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो इससे और मैं ज़्यादा वीडियो आगे और डालूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, a baby is born precipitously in the ER. The nurses initial action should be to. नर्सेज जो है, एक बेबी जो है बॉर्न हुआ है इमरजेंसी रूम में, है ना, तो ये लेबर रूम में, तो उसको इनिशियल एक्शन हम क्या करेंगे? तो एस्टाब्लिश एन एयरवे फॉर द बेबी, असर्टन द कंडीशन ऑफ द फीटस, क्विकली टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, मूव मदर एंड बेबी टू द बर्थिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, दैट इज एस्टाब्लिश एन एयरवे ऑफ द फॉर द बेबी। The nurses should position the baby with the head, lower the chest, and rub the infant's back to stimulate crying to promote oxygenation. There is no haste in cutting the cord. तो हमें बेबी को क्या करना है? शुड पोजीशन करना है, विद हेड लोअर करना है और चेस्ट को रब करना है इन द इन्फेंट बैग, है ना, लोअर देन चेस्ट। जो आपके हेड को चेस्ट से लोअर करना है और उसके बाद जो इन्फेंट का बैक है उसको रब करना है, जिससे कि स्टिमुलेट होगा बच्चा और क्राई करेगा, जिससे ऑक्सीजनेशन प्रमोट होगा, जिससे आप एयरवे को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अबगार स्कोरिंग इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है अबगार स्कोर का, वो क्या माना जाता है, किसे कहते हैं? हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम, इवैल्यूएशन ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, हार्ट रेट। द हार्ट रेट इज अ वाइटल फॉर लाइफ एंड इट इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इन अबगार स्कोरिंग। रेस्पिरेटरी इफेक्ट रेदर देन रेट इज इंक्लूड इन द अबगार स्कोर, द रेट इज वेरी इरेटिव। तो हार्ट रेट जो है एक वाइटल होता है फॉर लाइफ एंड द मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है अबगार स्कोरिंग में, इसलिए इसका आंसर ए होगा, दैट इज हार्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। When performing a newborn assessment, the nurses should measure the vital sign in the following sequence. यहाँ ये पूछा गया है कि अगर हम न्यूबॉर्न असेसमेंट कर रहे हैं और न्यूबॉर्न का हम वाइटल चेक कर रहे हैं, तो वाइटल साइन का सीक्वेंस क्या होगा? न्यूबॉर्न में पूछा गया है, एडल्ट का अलग होता है, न्यूबॉर्न में पूछा गया है वाइटल साइंस का सीक्वेंस। तो पहला ऑप्शन है ए, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। दूसरा है बी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। सी में है रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स। एंड डी में रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर। तो आप इन कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं न्यूबॉर्न में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। सबसे पहले हम न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन चेक करते हैं, फिर पल्स चेक करते हैं, फिर टेम्परेचर चेक करते हैं। इसका ऐसा क्यों करते हैं, इसका रेशनल क्या है? दिस सीक्वेंस इज लीस्ट डिस्टर्बिंग। ये जो सीक्वेंस है आप लीस्ट डिस्टर्बेंस है, बच्चे को आप ज़्यादा तक डिस्टर्ब नहीं करता ये सीक्वेंस। जैसे टचिंग विद द स्टेथोस्कोप एंड इंसर्टिंग द थर्मामीटर इंक्रीज एंजाइटी एंड एलिवेट वाइटल साइन। अगर आप पहले मान लीजिए पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगा के पल्स चेक कर रहे हैं या थर्मामीटर लगा के जो है वाइटल साइन चेक कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे बच्चे जो होते हैं वो इंक्रीज, उनका एंजाइटी या स्टिमुलाई ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण एंजाइटी एलिवेट होता है ना, जिसके कारण आपके वाइटल साइन जो है वो पैटर्न चेंज हो सकता है या बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम रेस्पिरेशन चेक करेंगे, उसके बाद पल्स चेक करेंगे, फिर टेम्परेचर चेक करेंगे। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द इन्फेंट में बी रेंज बिटवीन। विद इन 3 मिनट पूछा है, बर्थ के 3 मिनट के अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है बच्चे का, उसका रेंज क्या है? 100 टू 180, 130 टू 170, 120 टू 160 एंड 100 टू 130। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में ये मोस्टली आता है। तो इसका सही आंसर है सी, 120 टू 160 जो होता है वे विद इन 3 मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होता है न्यूबॉर्न बेबी का। The heart rate varies with activity. Crying will increase the rate, whether deep sleep will be lower it. A rate between 120 and 160 is expected. जो हार्ट रेट होता है वो वेरी करता है, अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, ज़्यादा रो रहा है ना, अगर उस समय आपने अगर हार्ट रेट लिया तो बढ़ा हुआ मिल सकता है, या डीप स्लीप में बच्चा है तो कम मिलता है। इसलिए इसका रेंज जो है 120 से 160 रखा गया है नॉर्मल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न न्यूनेट विद इन 3 मिनट ऑफ बर्थ मे बी हाई एज। पूछा गया है एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट जो होता है न्यूनेट का विद इन 3 मिनट ऑफ बर्थ मे बी एज हाई एज, कितने को हम हाई मानेंगे। इसमें से जो एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट जो ऑप्शंस में दिए गए हैं विद इन 3 मिनट बर्थ मे बी एज हाई एज, वो कौन से रेस्पिरेटरी रेट को हम हाई मानेंगे इसमें विद इन 3 मिनट में, 50, 60, 80, 100। आप देख सकते हैं 50, 60, 80, 100, तो सही आंसर है 60। द रेस्पिरेटरी रेट इज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी एंड कैन बी रैपिड एज 60 ब्रीथ पर मिनट, ओवर 60 ब्रीथ पर मिनट आर कंसिडर टेकेपीनिया इन द इन्फेंट। तो हाईएस्ट जो होता है वो 60 मानते हैं बच्चे का, है ना, विद इन 3 मिनट, है ना। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम टेकेपीनिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज अवेयर दैट द हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन आर, जो नर्सेस अवेयर दैट हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन आर, नर्सेस को हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन क्या होगा। नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन हम किसको बोलेंगे, रेगुलर एब्डोमिनल, रेगुलर होना चाहिए रेस्पिरेटरी रेट, एब्डोमिनल ब्रीथ 40 to 50 बीट पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, डीप। ऑप्शन बी इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 पर मिनट, सैलो। सी irregular initiated by the chest wall 30 to 60 per minute, deep। डी रेगुलर इनिशिएटेड बाय द चेस्ट वॉल 40 to 60 पर मिनट, सोलो। तो इसमें से आप बताइए कि जो न्यूबॉर्न का हेल्दी मतलब नॉर्मल जो पैटर्न है रेस्पिरेशन का वो क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है बी इरेगुलर। न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेशन होता है वो पैटर्न जो होता है उसका इरेगुलर होगा, एब्डोमिनल ब्रीथ लेता है बच्चा एंड 30 to 60 पर मिनट इट इज ए नॉर्मल एंड सोलो ब्रीदिंग होता है। तो दैट इज नॉर्मली द न्यूबॉर्न ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल एंड इरेगुलर इन डेप्थ रिदम एंड द रेट रेंज फ्रॉम 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इरेगुलर से कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज अ नॉर्मल ब्रीथ है ये बच्चे का। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी जो है इसका राइट आंसर है, इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 पर मिनट, सोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हेल्प लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुबिnemia इन द न्यूनेट द प्लान ऑफ केयर शुड इंक्लूड द हेल्प द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुबिन। जो हाइपरबिलिरुबिन जो होता है अगर वो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया है न्यूनेट में तो उसके लिए द प्लान केयर शुड इंक्लूड, तो आपके जो प्लान ऑफ केयर है उसमें क्या इंक्लूड करेंगे आप, है ना। तो जो डेवलपमेंट जो हो रहा है बिलिरुबिन ज़्यादा हो रहा है उसको हमको रोकने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए आप अपने प्लान ऑफ केयर में क्या ऐड करेंगे। तो ऑप्शन ए है मॉनिटर फॉर द पासेस ऑफ मिकोनियम इज शिफ्ट, इंस्टीट्यूटिंग फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट एवरी 6 आवर, सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फार्मूला ड्यूरिंग द सेकेंड डे आफ्टर बर्थ, सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर। तो आप इसमें ये बताइए कि इसका अगर किसी बच्चे को बिलिरुबिन ज़्यादा हो रहा है ना, हाइपर बिलिरुबिमिया हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको लिमिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप अपने प्लान ऑफ केयर में क्या इंक्लूड करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए मॉनिटर फॉर द पासेस ऑफ मिकोनियम इज शिफ्ट, क्योंकि बिलिरुबिन इज एक्सक्रेटेड वाया द जीआई ट्रैक्ट, इफ मिकोनियम इज रिटेन्ड द बिलिरुबिन इज रीअब्जर्व। तो आपको मिकोनियम देखना है, क्योंकि आप जब मिकोनियम पास होगा बच्चे का जो पहले स्टूल होता है मिकोनियम बोलते हैं, अगर मिकोनियम अगर बच्चे का पास हो रहा है ना, मिकोनियम अगर बच्चे का पास हो रहा है तो जो बिलिरुबिन है वो आपके मिकोनियम के थ्रू स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर मिकोनियम पास नहीं हो रहा है तो बिलिरुबिन जो है रिटेन हो जाएगा और रीएब्जॉर्ब्ड हो सकता है और आपके बॉडी में बढ़ सकता है बच्चे के बॉडी में। इसलिए इसका आंसर ए है, आपको ये देखना है कि मॉनिटर फॉर द पासेस ऑफ मिकोनियम इज शिफ्ट, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूबॉर्न हैज स्मॉल whitish pinpoint spot over the nose which the nurse know are caused by retained sebaceous secretions. When charting these observations the nurses identify it as, एक पूछा गया है कि एक न्यूबॉर्न है उसका स्मॉल whitish pinpoint spot है ओवर द नोज के ऊपर। आप देखेंगे न्यूबॉर्न का स्मॉल whitish pinpoint जो स्पॉट्स है वो नोज के ऊपर रहता है। तो नर्सेज जो है जानती है उसके बारे में कि एक रिटेन सबीसियस सिक्रेशंस के कारण होता है। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने चार्ट में, ऑब्जर्वेशन चार्ट में वो क्या लिखेगी नर्सेस, उसको
वो जो वाइट पिन पॉइंट स्पॉट ओवर द नोज है उसको क्या लिखेगी? मीलिया लिखेगी, लैंगुआ, वाइट्स हेड, मंगोलियन स्पॉट। तो इसको कौन सा साइन बोला जाता है? मीलिया बोला जाएगा, लेंगो बोला जाएगा, वाइट हेड एंड मंगोलियन स्पॉट। तो इसका सही आंसर है ए, मीलिया। मीलिया अगर कॉमनली आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ एनी इलनेस एंड इवेंचुअली डिसअपियर। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये मोस्टली कॉमनली होता है बच्चों में। मीलिया जो वाइट नोज पे देखेंगे स्पॉट, वो कोई इलनेस इंडिकेट नहीं करता, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है समय के साथ। तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन न्यूबॉर्न हैव बीन ऑन फार्मूला फॉर 36 to 48 आवर्स दे शुड हैव। पूछा गया क्या कि एक न्यूबॉर्न है वो फार्मूला फीड पे है 36 से 48 घंटे तक, है ना, तो उसको क्या होने के चांसेस है? उसको आपको क्या मतलब व्हेन न्यूबॉर्न हैव बीन ऑन फार्मूला 36 to 48 आवर्स दे शुड हैव, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी बच्चा जो है न्यूबॉर्न जो है उसको जन्म लेते ही फार्मूला फीड पे चला गया और 36 to 48 आवर तक वो फार्मूला पे है, तो वो उसको किस चीज़ के लिए आप चेक करेंगे? स्क्रीनिंग फॉर PKU, विटामिन के इंजेक्शन, टेस्ट फॉर नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस, डी हील स्टिक फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये हर बार एग्जाम में आता है कि अगर फार्मूला पे बच्चा हो तो क्या होने के चांसेस है। तो इसलिए हम कौन सा टेस्ट जो है करते हैं, अगर कोई बच्चा 36 से 48 घंटे तक फार्मूला फीड पे है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? तो सही आंसर है स्क्रीनिंग फॉर PKU। बाय नाउ द न्यूबॉर्न विल हैव इंजेस्टेड एन एम्पल अमाउंट ऑफ द अमाइनो एसिड फेनालानिन which if not metabolized because of lack of the liver enzyme can deposit injurious metabolites into the bloodstream and brain. Early detection can determine if liver enzyme is absent. तो बच्चे को PKU होने का चांसेस है, फेनाइलकेटोन्यूरिया होने का चांसेस है, तो इसीलिए फेनालानिन जो अमाइनो एसिड है ना, अगर वो फार्मूला फीड के साथ बच्चा ले रहा है तो अगर लीवर के एंजाइम्स मेच्योर नहीं होने के कारण वो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को PKU होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग फॉर PKU आपको करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द नर्सेस डिसाइड ऑन टीचिंग प्लान फॉर न्यू मदर एंड हर इन्फेंट, द प्लान शुड इंक्लूड। नर्सेस डिसाइड किया कि टीचिंग प्लान दे रही है न्यू मदर का, जो पहली बार उन्होंने डिलीवर किया बच्चे का, एंड हर इन्फेंट, द प्लान शुड इंक्लूड। क्या इंक्लूड करेंगे अपने प्लान में? पहला, डिस्कसिंग द मैटर विद हर इन अ नॉन थ्रेटनिंग मैनर, बी showing by example and explanation how to care for the infant, C setting up a schedule for teaching the mother how care for her baby, D supplying the emotional support to the mother and encouraging her independence। तो मदर अगर कोई नई माँ है और उसका इन्फेंट बच्चा है तो उसको क्या टीचिंग देगी नर्स, क्या सिखाएगी? डिस्कस करेगी द मैटर विद हर इन हर नॉन थ्रेटनिंग मैनर, शोइंग बाय एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन हाउ केयर ऑफ द इन्फेंट, वो एग्जाम्पल देगी या शो करेगी, एक्सप्लेन करेगी कैसे बच्चे का इन्फेंट का केयर करते हैं। सेटिंग अप अ शेड्यूल ऑफ टीचिंग मदर हाउ टू केयर, है ना, सेटिंग करेगी, शेड्यूल बनाएगी कि आपको इसी शेड्यूल में आना है टीचिंग के लिए, है ना, टीचिंग लेने आना है कि कैसे केयर किया जाता है बेबी का। या सप्लाइंग द इमोशनल सपोर्ट देगी मदर को। इसका सही आंसर है बी, शोइंग बाय एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन हाउ टू केयर फॉर द इन्फेंट। तो सबसे अच्छा है कि नए मदर को जो नर्स है वो एग्जाम्पल्स देगी, शो करेगी एग्जाम्पल देगी और एक्सप्लेन करेगी कैसे इन्फेंट का केयर करते हैं। टीचिंग द मदर बाय एग्जाम्पल इज अ नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच दैट अलाउ हर टू प्रोसीड हेड हर ऑन पेस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मुझे, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए थोड़ा क्विक सक्सेशन में। थैंक यू सो मच।